हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी स्टडी में। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा करंट अफेयर का सेशन। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर राज्य की सभी ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है। अब ये ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो ऐसा पूरे राज्य के स्तर पर मुझे नहीं लगता किसी राज्य ने किया है। तो ऐसा करने वाला पंजाब वो राज्य बन गया है जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा, और ऐसा इसने किया है अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर। अब ये कब मनाया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो पंजाब की जो सामाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास मंत्री हैं, जिनका नाम है अरुणा चौधरी, इन्होंने ये घोषणा की है और उड़ान योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। 40.55 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसकी लागत आएगी, ऐसा भी सरकार के द्वारा बताया गया है। पंजाब सरकार की बात चल रही है। इसके बाद हम बात करें 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसमें अगर हम विषय की बात करें तो इसका विषय था 2021 का एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल में हाइजीन एंड हेल्थ। ये इस बार का विषय 2021 का ये विषय था, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। 2014 में ये पहली बार मनाया गया था, तो ये चर्चा में रहा है, आपको इसे याद रखना है। और पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है बशर असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये जो है बशर असद, ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। सीरिया वो देश है जिसके चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। बहुत लंबे समय से ये इस पद पर कार्यरत हैं और अब चौथी बार ये राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। बशर असद इनका नाम है। इनके बारे में जाने तो 55 वर्षीय हैं, ये 55 वर्ष इनकी उम्र है। और अगर इनके बारे में जानना चाहें तो 95.1% वोट से ये विजयी हुए हैं। सीरियाई बाथ पार्टी के ये सदस्य हैं। इनकी पार्टी का नाम है सीरियाई बाथ पार्टी। और सीरिया की कैपिटल की बात करें तो दमिश्क यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा है सीरियाई पाउंड। पाउंड यहाँ की मुद्रा है। और जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो है बशर असद। सीरिया में आपने अधिकतर खबरें सुनी होंगी कि यहाँ पर लोग युद्ध की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। तो सीरिया एक अशांत देश बताया गया है। कई सारी इंडेक्स आई हैं जिसमें सीरिया को एक अशांत देश घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वाद विवाद इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा समूह ने किस कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये टाटा समूह एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसने जो हिस्सेदारी खरीदी है, ना ही वो हिस्सेदारी जाहिर की है कि कितने % हिस्सेदारी खरीदी है, और ना ही ये बताया है कि कितने करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये इसने टाटा समूह ने बिग बास्केट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। बिग बास्केट कंपनी का नाम है। अब ये बिग बास्केट जो है ये एक ई किराना स्टोर है। आपने हो सकता है टीवी में बिग बास्केट का ऐड देखा हो, जिसका ऐड शाहरुख खान के द्वारा किया जाता है। ये कहते हैं कि क्योंकि ये ग्रॉसरी से रिलेटेड है। ग्रॉसरी के मतलब जो भी किराना से रिलेटेड आपका सामान है सबका सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इवन यहाँ पे सब्जियाँ तक मिलती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको घर बैठे फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करना है और ऐप से चीज़ों को ऑर्डर करना है। जिस भी समय आपका ऑर्डर होगा और वो आपके घर आ जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। आपको पे कर देना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा आप करना चाहें। तो ई किराना स्टोर है। 2011 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी और अब ये 25 शहरों में स्थित है। इसके सीईओ की बात करें तो हरी मैनन इनके इस बिग बास्केट कंपनी के सीईओ हैं। अब बिग बास्केट कंपनी में एक बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है टाटा समूह ने। आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो ये वो कौन सा राज्य है जिसने जहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा। बाकी ऑप्शंस नीचे चले गए। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा ने ऐसा किया है। अगर हम इसकी बात करें संपत्ति क्षति वसूली विधेयक,
तो ऐसा ही एक एक्ट लाया गया था, किसके द्वारा, आप विधेयक कह सकते हैं कि एक विधेयक लाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में। जब सीएए का विरोध चल रहा था उस टाइम इतने सारे प्रदर्शन किए गए, जगह जगह पर लोगों ने आग लगा दी, कभी बाइक्स में कभी कार में, इमारतों को मतलब बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई। तो इस पर क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी का दिमाग जो था वो ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि इतनी जो क्षति करी गई है उसका सरकार ही क्यों जिम्मेदारी ले, जिनके द्वारा की गई है उनको इस क्षति की भरपाई करनी पड़ेगी। तो लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए थे, क्योंकि मैंने देखे हैं, तो लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की फ़ोटो थी। और मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि ये जो फ़ोटो थी मुझे लगा कि ये किसी चीज़ में लोगों को पुरस्कृत किया गया होगा, लेकिन जब मैंने नीचे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये वो लोग हैं, दंगाई लोग, जिन्होंने दंगे किए थे अभी सीए के विरोध में, और इनसे इतना इतना वसूला जाएगा। तो फिर बाद में मुझे अपने ऊपर हंसी आई कि मतलब कि इन्होंने किए गलत काम थे, मैंने इनको पुरस्कृत करने वाली श्रेणी में रख दिया। तो ये ऐसा एक्ट यूपी भी ला चुकी है। अब यूपी के बाद हरियाणा ने ऐसा एक्ट लाया है कि अगर आप कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी, और अगर आप भरपाई नहीं कर पाते तो आपकी संपत्ति से सरकार खुद ले लेगी। कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा, घर मकान या नौकरी या जो भी है, सरकार वो ले लेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जितने पैसे आपने मतलब जितने पैसे की आपने तोड़ फोड़ करी है उतने पैसे सरकार आपसे वसूल लेगी, बस। तो यही है ये संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, जो कि अब हरियाणा सरकार ने भी जिसको मंजूरी दे दी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीट्स हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने दूतावासों में सखी वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी जो मंत्री हैं वो हैं स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से सांसद हैं। तो इन्होंने बताया है कि सरकार जो है वो देशों में अपने कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर अपने दूतावासों में सखी वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। मतलब महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए किए जाने वाले जो भी काम हैं वो इस सखी वन स्टॉप सेंटर से किए जा सकेंगे, और ऐसे ये 9 देशों में सखी वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। अब ये 9 देश हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो ये 9 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये हैं वो 9 देश जहां पर ये सखी वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। अगर हम सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की बात करें तो 2015 में ये शुरू हुई थी, और ये योजना निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित, मतलब इसको जो वित्त दिया जाएगा, जो भी इसको राशि दी जाएगी वो निर्भया फंड के माध्यम से दी जाएगी। और निर्भया फंड जो है केंद्र सरकार का है, तो 100% ये केंद्र सरकार अधिकृत योजना है, मतलब किसी भी राज्य से इसे कुछ नहीं लेना है। ये सारे के सारे जितने भी पैसे हैं केंद्र सरकार देगी निर्भया फंड से, तो 100% केंद्र सरकार अधिकृत ये योजना है, ये आप याद रखेंगे, सखी वन स्टॉप सेंटर। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? ये भारतीय मूल के हैं और इनको जो बाइडेन ने वाणिज्य विभाग के डीजी बना दिया है। इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। अरुण वेंकट रमन वो व्यक्ति हैं जिनको जो बाइडेन ने वाणिज्य विभाग का डीजी बना दिया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका, यूएसए, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और मुद्रा यहाँ पर है डॉलर। और डॉलर के बारे में मैंने आपको बताया है ये एक हार्ड करेंसी है। चलिए आज का आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि हार्ड करेंसी होती क्या है। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी जो मुद्राएं हैं जिनको हार्ड करेंसी बताया गया है। तो हार्ड करेंसी होती क्या है ये आपको मुझे बताना है, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हार्ड करेंसी क्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 180 ऑस्कर विजेता 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो 45 अरब डॉलर में 8.45 अरब डॉलर में इस कंपनी ने खरीदा है इस हॉलीवुड स्टूडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडियो था, 180 ऑस्कर मिले थे, 97 वर्ष पुराना था ये हॉलीवुड स्टूडियो, और इसको खरीद लिया है अमेज़ॉन कंपनी ने।
हाँ, ये वही अमेज़ॉन कंपनी है जहाँ पर A to Z सारा सामान आपको मिल जाता है, चाहे आप जो भी लेना चाहें। और हाल ही में इसने अपना लोगो भी बदला है अमेज़ॉन कंपनी ने। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, कैडबरा इंक करके भी इसका नाम पहले हुआ करता था। तो अमेज़ॉन 4 जुलाई 1994 में स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा, और हेडक्वार्टर है इसका सिएटल वॉशिंगटन USA। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है अमेज़ॉन, जिसने ये खरीद लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में आया है? अब इन सारे राज्यों में आपसे पूछ रहे हैं कि येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में आया है। तो कोरोना के बाद पहले ब्लैक फंगस देखने को मिला, उसके बाद येलो फंगस, और अब तो वाइट फंगस भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही है। अब 3 तरीके के फंगस भी हो गए हैं, तो कई सारे इस पर मजाक भी लोग कर रहे हैं कि फंगस है या गिरगिट है जो कलर बदल रहा है। फिलहाल ये जो येलो फंगस का मामला है ये हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो येलो फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश में भी देखा जा चुका है। बहुत ही आत्मघाती आप कह सकते हैं कि इसमें मृत्यु तो बिल्कुल ही तय है, बहुत ही ज़्यादा इसका मृत्यु का आंकड़ा हाई है। और येलो फंगस की बात करें, इसको यूपी के गाज़ियाबाद में देखा गया। यूपी के गाज़ियाबाद में पहला इसका केस मिला है। यूपी की बात करें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, और लोकसभा में 80 हैं, और राज्यसभा में 30 सीटें हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश से इतना तो याद होना ही चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 9 है कि कोविड-19 हेतु भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ लॉन्च किया गया है? शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच है ये, और भारत का पहला है। तो जहाँ पर पहला शब्द लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो पहला भारत का शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच है ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो बेंगलुरु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसका नाम है प्रेसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म। ये जो लॉन्च किया गया है इसका नाम है प्रेसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म। अब जो है ये जब लॉन्च कर दिया गया है, अब जो है बेंगलुरु नीदरलैंड, फिनलैंड और इजराइल जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। जो क्योंकि ऐसी जो तकनीकी है पर्यावरण की, ये जो तकनीक है ये अभी तक नीदरलैंड, फिनलैंड, इजराइल जैसे देशों में थी, लेकिन अब फिनलैंड में भी अब हमें बेंगलुरु में भी देखने को मिलेगी। तो बेंगलुरु इन देशों की तुलना में इनके बराबर आ गया है, इस सिर्फ एक तकनीकी के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कुछ कथन करके है। ये प्रश्न पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि मूव फार्म के सह संस्थापकों का नाम फोर्ब्स की 30 अंडर है यहाँ पर 30 अंडर 30 एशिया सूची में रखा गया है। फिर इसके सह संस्थापक जितेश अरोड़ा, अभिजीत मित्तल और आशना सिंह हैं। तीसरा है कि मूव फार्म एक हथकरघा व्यापार मंच है। ये 3 कथन हैं, इन पर आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है। आप इसमें कूट भी देख सकते हैं जो दे रखा है। तो मूव फार्म के सह संस्थापकों का नाम फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में रखा गया है। इसके सह संस्थापक जितेश अरोड़ा, अभिजीत मित्तल और आशना सिंह हैं। मूव फार्म एक हथकरघा व्यापार मंच है। तो आशा करती हूँ अब तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा, लेकिन आंसर है इसका, मैं आपको बता देती हूँ। आपको गलत कथन का चयन करना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम गलत की बात करें तो इसमें तीसरा कथन बिल्कुल ही गलत है। केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3, बिल्कुल ये राइट आंसर है, केवल 3। अब हम आगे बात करते हैं कि मूव फार्म जो है वो एक मवेशी व्यापार मंच है। कैसा? मवेशी व्यापार मंच। यहाँ पर जो आप मवेशी के किन्हें बोलते हैं, जो हमारी गाय भैंस होती हैं इनको मवेशी बोलते हैं। तो इनका एक व्यापार मंच है, यहाँ पर इनको बेचा और ख़रीदा जाता है। फोर्ब्स की बात करें तो प्रधान संपादक हैं स्टीव फोर्ब्स। पहला अंक इसका 15 सितंबर 1917 में प्रकाशित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी USA में। तो ये एक मूव फार्म है। मूव फार्म इसके संस्थापकों जो सह संस्थापक हैं उनको फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया सूची में रखा है, और संस्थापक का नाम है जितेश अरोड़ा, अभिजीत मित्तल और आशना सिंह। इनको ये मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न।
सुरेश मुकुंद वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है ये इसका कौन सा संस्करण था, तो आपको बताना है। इनका नाम है सुरेश मुकुंद वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है, ये इन्होंने 2020 का जीत लिया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है ये इसका 10वां संस्करण था जो कि जीता है सुरेश मुकुंद ने। ये भारतीय हैं और पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें तो मीडिया कोरियोग्राफी की कला में उत्कृष्टता को मान्यता देकर रचनात्मक और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। ये था हमारा आज का सेशन। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए उस तरीके के भी प्रश्न ला सकती हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और वीडियो को प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।